हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर जो हम माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर जो बैक्टीरियोलॉजी जो यूनिट थी उसके अंदर अब अलग अलग टाइप्स के जो बैक्टीरिया डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले रिकेट्सिया जीनस बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं हम कि द रिकेट्सी आर ए डाइवर्स कलेक्शन ऑफ ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट्स। तो जो रिकेट्सिया के जो स्पेसीज बैक्टीरियाज होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट्स। इट मीन्स कि यह जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, वो एक होस्ट सेल्स के अंदर अपनी ग्रोथ और अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, एक होस्ट सेल्स के अंदर अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट्स। और सेकंड टर्म होती है फैकल्टेटिव इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट्स। इट मीन्स आउटसाइड द होस्ट सेल्स, मतलब कि होस्ट की सेल्स के बाहर वो अपना मल्टीप्लिकेशन या फिर अपनी ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो ये जो रिकेट्सिया जो स्पीसीज बैक्टीरियाज होते हैं, ये कैसे होते हैं? ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट्स होते हैं, एक होस्ट सेल्स के अंदर अपनी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं जो कि फाउंड पाए जाते हैं टिक्स के अंदर, लाइज में, फ्लेज में या फिर माइट्स में। जो आर्थ्रोपोड जो वेक्टर्स होते हैं जैसे कि टिक्स है, लाइज है, फ्लेज है या फिर माइट्स है, तो इनके अंदर ये रिकेट्सी स्पीसीज बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। ठीक है, और इन आर्थ्रोपोड वेक्टर्स के बाइट करने की वजह से जब भी ये जो वेक्टर्स है, टिक्स है या फिर लाइज है, जब ये जब इन्फेक्टेड जब जो वेक्टर्स है, यदि किसी ह्यूमंस को, किसी पर्सन को अगर बाइट करता है, तो इनके बाइट की वजह से ये रिकेट्सिया बैक्टीरिया ह्यूमंस के अंदर ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, द जूनोटिक पैथोजेंस कोज इन्फेक्शन दैट डिसेमिनेट इन द ब्लड टू मैनी ऑर्गन्स। तो ये कैसा है? एक तरीका जूनोटिक पैथोजेंस है। जूनोटिक पैथोजेंस मीन्स डिजीज़ या जो बैक्टीरिया है वो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, और इन्फेक्शन कोज करता है जो कि ब्लड के अंदर डिसेमिनेट हो जाता है और बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में इन्फेक्शन कोज करता है। ठीक है, तो रिकेट्सिया बैक्टीरिया कैसा? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होता है, मतलब कि होस्ट सेल्स के अंदर अपना मल्टीप्लिकेशन करता है। ग्राम नेगेटिव होता है जो कि पाया जाता है टिक्स में, लाइज में, फ्लेज में या फिर माइट्स में। ठीक है, आर्थ्रोपोड जो वेक्टर्स होते हैं उनके अंदर ये रिकेट्सिया स्पीसीज पाया जाता है। अब यहाँ पर हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे। ठीक है, किस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है, कैसे इसकी साइज या फिर शेप देखी जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट, ये कैसा होता है? कोकोबैसिलस होता है। ठीक है, कोकोबैसिलस मीन्स कि ये एक रोड शेप का होता है, रोड शेप या फिर राउंडेड शेप का हो सकता है। ठीक है, इस तरह की इसकी रोड और ओवल लाइक शेप होती है। ठीक है, रोड शेप का भी दिखाई देता है और राउंडेड शेप का, मतलब कि कोकाई शेप का भी दिखाई देता है ये। ठीक है, जैसे कि ये होता है प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक मीन्स कि अपनी अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये अपनी साइज और अपनी शेप चेंज कर सकता है। ठीक है, कभी हम इसको डेमोस्ट्रेट करेंगे तो ये रोड शेप का दिखाई देगा, फिर कभी हम इसको डेमोस्ट्रेट करेंगे तो ये राउंडेड शेप का दिखाई देगा। ठीक है, तो कैसा होता है? कोकोबैसिलस होता है, ग्राम नेगेटिव टाइप का बैक्टीरिया होता है। प्लियोमॉर्फिक होता है, एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपनी शेप और अपनी साइज चेंज कर सकता है। जैसे कि हम डायमीटर देखते हैं इसका, तो मे अकर इन द फॉर्म ऑफ कोकाई। अगर ये कोकाई शेप में हम इसको डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं तो इसका डायमीटर रहेगा वहाँ पर 0.1 माइक्रोमीटर। अगर वहीं पर हम रोड शेप के तौर पर इसको डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं तो वहीं पर हम इसका डायमीटर देखेंगे 124 माइक्रोमीटर लॉन्ग। ठीक है, अगर कोकाई शेप का ही दिखाई देता है तो इसका डायमीटर रहेगा 0.1 माइक्रोमीटर। अगर ये रोड शेप का है, लॉन्ग है, तो इसका डायमीटर रहेगा 124 माइक्रोमीटर। अब इसके बाद में हम इसके कल्चरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं। ठीक है, देर आर एनेबल टू ग्रो इन सेल फ्री मीडियम एंड दे मे बी ग्रो इन ब्लड एगार मीडियम एंड इट्स
ऑप्टिमम टेम्परेचर इज़ अबाउट 32 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर इसके कल्चरल कैरेक्टर्स की बात करें तो जो ब्लड एगार मीडियम होता है उस ब्लड एगार मीडियम के अंदर ये क्या करता है, ग्रो करता है, और उसके लिए उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 32 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसा कि हमने सभी बैक्टीरियाज़ की कल्चरल कैरेक्टर्स के अंदर पढ़ा है कि वो सभी एक स्पेसिफिक टाइप के कल्चर मीडिया में ग्रोथ करते हैं, उनको इंक्यूबेट कराया जाता है, उनके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो सेट किया जाता है, फिर ओवरनाइट इंक्यूबेशन के बाद में उनकी ग्रोथ देखी जाती है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पर कुछ कॉलोनीज दिखाई देती है हमें, इसका मतलब बैक्टीरिया उस कल्चर मीडिया के अंदर ग्रोथ कर रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ब्लड एगार मीडियम के अंदर रिकेट्सिया स्पीसीज बैक्टीरिया को ग्रो करवाएंगे और वहाँ पर उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर हम सेट करेंगे 32 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस के अंदर हम यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट देखें तो द रिकेट्सिया आर जनरली ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस बाय द बाइट और बाय द फीकस ऑफ ए इन्फेक्टेड आर्थ्रोपोड वेक्टर्स। ठीक है, तो जो रिकेट्सिया जो स्पेसीज बैक्टीरियाज होते हैं वो जनरली ट्रांसमिट होते हैं एनिमल से या फिर जो ये आर्थ्रोपोड वेक्टर्स होते हैं इनसे ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, तो जब भी कोई इन्फेक्टेड लाइज है या फिर इन्फेक्टेड माइट्स है, इन्फेक्टेड टिक्स है, यदि उन वेक्टर्स के अंदर उनकी बॉडी में रिकेट्सिया बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तो वो इन्फेक्टेड वेक्टर्स जब किसी नॉर्मल हेल्दी पर्सन को बाइट करते हैं तो बाइट करने पर वो क्या करते थे, उनकी ब्लड के अंदर डिस्पोज कर देते रिकेट्सिया बैक्टीरिया को, और जिस साइड पे उन्होंने बाइट की है वहाँ पर क्या होने लग जाता है, उसका बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होने लग जाता है ब्लड में। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में फिर वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाके इन्फेक्शन कोज करते हैं और उससे रिलेटेड फिर सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे मोस्ट कॉमनली फीवर की कंडीशन दिखाई देती है वहाँ पे। ठीक है, तो फ्रॉम द पोर्टल ऑफ एंट्री इन द स्किन, पोर्टल ऑफ एंट्री कहाँ से होती है, स्किन से होती है। द ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई लोकली फॉर्मिंग लेजन एट द इनोकुलेशन साइट। तो इस जो स्किन साइट से जब बैक्टीरिया की एंट्री होती है तो वहाँ पर क्या होता है, लेजन डेवलप हो जाता है और वहाँ पर ऑर्गेनिज्म अपना मल्टीप्लिकेशन करने लग जाता है। उसके बाद में ब्लड स्ट्रीम के अंदर डिस्पोज होता है और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाके डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके इन्फेक्शन कोज करता है। ठीक है, इट में कॉज थ्रोम्बोसिस इन ब्लड वेसल्स एंड इट्स लीडिंग टू रप्चर इन ब्लड वेसल्स। इसकी वजह से क्या होता है, इस कंडीशन में जो ब्लड का वो थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाता है ब्लड वेसल्स का, तो इसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स है वो क्या होने लग जाती है, रप्चर होने लग जाती है। ये भी एक सिम्टम है इसका। द डिजीज कोज्ड बाय वेरियस स्पीसीज ऑफ रिकेट्सिया दैट कॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीवर इन द बॉडी। जो रिकेट्सिया जो जीनस है उसके अलग अलग स्पेसीज देखने को मिलते हैं जो कि बॉडी में अलग अलग टाइप्स की फीवर या अलग अलग टाइप्स के सिम्टम्स डेवलप करते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइप्स डिवाइड किए गए हैं। जैसे फर्स्ट है एपिडेमिक टाइफस फीवर। ठीक है, जो कि कोज होता है बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड लाइस। सेकेंड है रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, जो कोज होता है बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड टिक्स की वजह से। ठीक है, और थर्ड है स्क्रब टाइफस फीवर। तो ये कोज होता है, ये जो फीवर कोज होता है वो कोज होता है बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड माइट्स की वजह से। जो फर्स्ट है एपिडेमिक टाइपस फीवर, वो कोज होता है, अगर हम रिकेट्सिया स्पीसीज़ की बात करें बैक्टीरिया स्पीसीज़ की, तो वो कोज होता है रिकेट्सी प्रोवाजेकी स्पीसीज़ बैक्टीरिया की वजह से। सेकेंड है रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। तो ये जो डिजीज़ या ये जो कंडीशन कोज होती है वो होती है रिकेट्सिया रिकेट्सी स्पीसीज़ की वजह से। थर्ड है स्क्रब टाइफस फीवर। तो इसके अंदर जो स्पीसीज़ बैक्टीरिया होता है वो कहलाता है रिकेट्सी सुत्सुगामिशी स्पीसीज़ बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, तो फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे एपिडेमिक टाइफस फीवर। तो ये जो कोज होता है बाय द बाइट ऑफ जो लाइज है जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं हेड लाउस। ठीक है, तो उसके अंदर उसकी बॉडी के अंदर ये रिकेट्सिया प्रोवाजेकी स्पीसीज़ बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। तो ये जब कभी भी इन्फेक्टेड लाउस किसी नॉर्मल हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो इस तरीके से वो ह्यूमंस के अंदर डिजीज़ ट्रांसमिट करता है।
ठीक है। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स ऑफ एपिडेमिक टाइफस बिगेन विद इन 2 वीक्स, ठीक है। 2 वीक्स के विद इन इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं आफ्टर कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड बॉडी लाइस। जब कभी भी जो हेड लाइस है, बॉडी लाइस है, जब किसी नॉर्मल हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी तो उसके 2 वीक्स के विद इन सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो फीवर डेवलप होता है, चिल्स डेवलप होते हैं, हेडेक, रैपिड ब्रीदिंग होने लग जाती है, रैशेज होने लग जाता है स्किन पे, और साथ में कफिंग एंड नोजिया एंड वोमिटिंग, ठीक है। तो इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं किसके अंदर, एपिडेमिक टाइफस फीवर में, जो कि कोज होता है लाइस की वजह से, ठीक है। और इसके अंदर स्पीसीज होता है रिकेट्सिया प्रोवाजेकी। सेकंड है रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। तो ये कोज होता है बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड टिक्स की वजह से, और उस इन्फेक्टेड टिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है स्पीसीज रिकेट्सिया रिकेट्सी, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पर सीवियर हेडेक डेवलप होता है, स्किन रेशेस डेवलप होने लग जाते हैं, हाई फीवर दिखाई देता है, एब्डोमिनल पेन होता है, एनोरेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है वहाँ पे, और वॉमिटिंग की कंडीशन दिखाई देती है किसके अंदर, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, जो कि कोज होता है बाय द इन्फेक्टेड टिक्स की वजह से, बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड टिक्स की वजह से। और इसके अंदर स्पीसीज होता है रिकेट्सिया रिकेट्सी, ठीक है। थर्ड है स्क्रब टाइफस फीवर। तो ये जो स्क्रब टाइफस फीवर है वो कोज होता है बाय द बाइट ऑफ माइट्स की वजह से, ठीक है। और इन इन्फेक्टेड माइट्स के अंदर प्रेजेंट होता है रिकेट्सिया सुट्सुगामुसी स्पीसीज बैक्टीरिया, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 6 to 21 डेज। सिम्टम्स यहाँ पर दिखाई देते हैं फीवर, हेडेक, माइल्जिया मतलब कि मसल्स पेन दिखाई देता है, कफ, कंजक्टिवाइटिस, जो कंजक्टिव वाला पार्ट है उसके अंदर इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाता है, बॉडी एक या फिर बॉडी रैशेस की कंडीशन दिखाई देती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे लेबोरेटरी डायग्नोसिस की, कि किस तरीके से हम रिकेट्सिया जो इन्फेक्शंस है, रिकेट्सियल जो डिजीज़ है उनको डायग्नोस कर सकते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पर बैक्टीरियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो फर्स्ट कल्चरल करेंगे हम, जो भी हम स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट स्पेसिमेन ब्लड और यूरिन इनोकुलेटेड इन द ब्लड एगार मीडियम और यॉर्क सेक मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्पेसिमेन के तौर पे ब्लड और यूरिन सैंपल कलेक्ट करेंगे, ठीक है। हमें लगता है कि अगर किसी पेशेंट के अंदर जो ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं ये रिकेट्सिया बैक्टीरिया की वजह से डेवलप हो रहे हैं, तब वहाँ पर हम ब्लड और उसका यूरिन कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद में इसको ब्लड एगार मीडियम या जो यॉर्क सेक मीडियम होता है उसके अंदर इसको इंक्यूबेट करेंगे। अगर वहाँ पर इस पेशेंट के स्पेसिमेन जो इंडिविजुअल है उसके स्पेसिमेन में जो सैंपल हमने कलेक्ट किया ब्लड और यूरिन, अगर उसके अंदर रिकेट्सिया बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है तो वहाँ पर बैक्टीरिया इस मीडियम के अंदर ग्रो करने लगेगा और वहाँ पर हम वो एग्जामिन हो जाएगा हमें, ठीक है। सेकेंड है एनिमल इनोकुलेशन। तो हमने जो स्पेसिमेन कलेक्ट किया है उसको इंट्रापेरिटोनियली मेल गिनी पिग के अंदर या फिर माइस के अंदर उसको इंजेक्ट करेंगे, और इंजेक्ट करने के बाद में यदि हमारे सैंपल के अंदर रिकेट्सिया बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो 3 to 4 वीक्स के अंदर जो एनिमल्स है उसके अंदर हम उसको अगर ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ पर उसके अंदर फीवर की कंडीशन जो भी स्पेसिफिक सिम्टम्स है वो दिखाई देने लग जाएंगे। इस तरीके से हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं डिजीज़ को। मोस्ट कॉमनली यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में एनिमल इनोकुलेशन यूज़ नहीं किया जाता है, या फिर कल्चर यूज़ किया जाता है, या फिर इसके लिए एलाइजा टेस्ट या कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट यूज़ किया जाता है, जो कि डिज़ीज़ को डायग्नोस करने का सीरोलॉजिकल मेथड है, ठीक है। पेशेंट का हम सीरम कलेक्ट करेंगे और उसके अंदर हम उसकी जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ है उसको डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन करवाई जाएगी। अगर पेशेंट के अंदर डिजीज़ प्रेजेंट है तो उसके लिए जो एंटीबॉडीज़ बनी होगी वो वहाँ पर हमें डिटेक्ट हो जाएगी। एलाइजा टेस्ट करते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट किया जाता है। अब यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो जो रिकेट्सियल जो इन्फेक्शन है, जो रिकेट्सिया बैक्टीरिया की वजह से कोज हो रहा है, तो उनको ट्रीट करने के लिए हम मोस्ट कॉमनली टेट्रासाइक्लिन या फिर क्लोरामफेनिकोल जो मोस्ट कॉमनली ड्रग्स है वो दी जाती है रिकेट्सियल इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकोल आर द ड्रग ऑफ चॉइस इन द रिकेट्सियल इन्फेक्शंस,
ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ रिकेट्सिया बैक्टीरिया के बारे में। इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने, इसका कल्चरल कैरेक्टर्स पढ़ा, पैथोजेनेसिस पढ़ी, और इसके बाद में जो इसकी जो 3 टाइप्स के इसको डिवाइड किया, एपिडेमिक टाइफस फीवर, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर एंड स्क्रब टाइफस फीवर। इसके बैक्टीरिया स्पीसीज को डिफाइन किया और इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस को एंड ट्रीटमेंट को। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो मुझे लाइक करके कमेंट करके बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।